हेलो माय लिटिल लर्नर्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 के हिंदी बुक मल्हार का 8th चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सत्रिया और बिहू नृत्य। बच्चों, ये दोनों नृत्य सत्रिया और बिहू असम से बिलोंग करते हैं। तो चलिए इस पाठ के माध्यम से हम इन दोनों नृत्य कलाओं के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो शुरू करते हैं। भारत एक विशाल देश है। इसकी रंग-बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है। भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान-पान, भाषा, पहनावा, रहन-सहन के तरीके सब कुछ इतना मोहक है कि पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर खींचे चले आते हैं। बच्चों, हम सब भारतीय हैं और हम जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ही सुंदर है, रंग-बिरंगी है और पूरी दुनिया में सबसे अनोखी है। भारत के हर जगह का नृत्य, कला, खान-पान, पहनावा, रहन-सहन के तरीके आदि सब कुछ इतना अट्रैक्टिव है कि पूरी दुनिया से लोग भारत की तरफ खींचे चले आते हैं। इस पाठ में भी एक ऐसा ही परिवार दूसरे देश से भारत में आया है। आइए पढ़ते हैं कि वे कौन हैं, भारत में कहाँ आए हैं और क्यों आए हैं। तो चलिए चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। एंजेला लंदन के जाने-माने इलाके केंजिंगटन में रहती थी। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था। उसका कोई सगा भाई-बहन भी नहीं था। उसे जेम्स और कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। तो बच्चों, ये कहानी है एंजेला की और उसके परिवार की, जो लंदन के केंजिंगटन नामक एक इलाके में रहते थे। और एंजेला का घर स्कूल से पास में ही था और उसके कोई भाई बहन नहीं थे। उसके दो दोस्त थे, जेम्स और कीरा, जिसके साथ उसे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते थे। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी। तो इमेजिनरी गेम्स वे तीनों आपस में मिलकर खेला करते थे। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मजा आता था जिनमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर या कोलोजियम की यात्रा पर जाना हो। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जल्दी ही यात्राओं की उसकी ये कहानियां सच साबित होने वाली हैं। एंजेला की माँ एलेसेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। यहाँ लिखा गया है कि एंजेला की जो माँ थी, उनका नाम था एलेसेंड्रा और वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी, यानी वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाती थी। तो बच्चों, डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक ऐसी फिल्म होती है जो किसी वास्तविक विषय, घटना, व्यक्ति, स्थान या सामाजिक समस्या को एज इट इज फैक्ट्स के बेस पे और सच्चाई के आधार पर प्रस्तुत करती है। इसका उद्देश्य जानकारी देना होता है, जागरूक करना होता है या किसी विषय पर सोचने को प्रेरित करना होता है। इसका उद्देश्य मनोरंजन नहीं होता है, क्योंकि ये काल्पनिक स्टोरीज नहीं होती, ये फैक्ट बेस्ड स्टोरीज होती हैं। तो यहाँ एंजेला की माँ जो थी, एलेसेंड्रा, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाती थी। उन्हें लंदन की ब्रिटिश एकेडमी से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई थी। वित्तीय मदद मतलब पैसों की हेल्प दी गई थी। तो एलेसेंड्रा को लंदन की जो ब्रिटिश एकेडमी है ना, उसकी तरफ से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए फंड्स दिए गए थे। पेचीदा बात यह थी कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीने का ही वक्त था। पेचीदा का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड। तो कॉम्प्लिकेटेड बात ये थी कि उन्हें सिर्फ 1 मंथ का ही टाइम मिला था इस पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बनाने के लिए। उन्होंने एंजेला के स्कूल से उसकी बसंत की छुट्टियों को 1 हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली, जिससे एंजेला और उसके पिता ब्रायन भी उनके साथ जा सके। तो क्योंकि उनके पास अब ज़्यादा टाइम तो था नहीं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाने में बहुत टाइम लगता है और उन्हें सिर्फ 1 मंथ का ही टाइम मिला था, तो उन्होंने सब कुछ जल्दी-जल्दी किया। उन्होंने तुरंत ही एंजेला के स्कूल से स्प्रिंग की जो हॉलिडेज़ होती हैं, बसंत की छुट्टियाँ, उसमें 1 सप्ताह और बढ़ाने की परमिशन ले ली और एंजेला और उसके पिता ब्रायन दोनों को साथ में लेकर एलेसेंड्रा असम के लिए रवाना हो गई। एंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी, पर उसकी माँ समय से यह काम पूरा कर सके, इसलिए वे सभी जल्दी ही तैयार हो गए।
एंजेला हैरान थी कि ये सब कुछ इतना जल्दी-जल्दी क्यों हो रहा है, लेकिन वो समझती थी कि उसकी माँ को ये सब टाइमली पूरा करना है, इसलिए वो सब तैयार हो। और जब तक एंजेला कुछ समझ पाती, तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में कुछ बातें बताई। असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। तो इस यात्रा के एलेसेंड्रा ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में बताया कि असम जो है वो भारत के नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। और असम किस लिए फेमस है, तो अपने वाइल्ड लाइफ के लिए, रेशम सिल्क के लिए और चाय के बागानों यानी टी प्लांटेशंस के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। एलेसेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था। वे जब यहाँ आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था। असम में यह नए साल का वक्त होता है। तो जब एंजेला इंडिया आ रही थी तो उस टाइम पे अप्रैल का मंथ चल रहा था और अप्रैल में असम में नया साल का वक्त चल रहा होता है, नए साल का टाइम होता है। बसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्योहार मनाते हैं जिसे बिहू कहा जाता है। एंजेला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी। तो वसंत के आने की खुशी में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, उसी को बिहू कहा जाता है और एंजेला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गांव मंगल में गए। तो जब वे लोग गुवाहाटी पहुंचे तो एक होटल में फ्रेश हो गए और उसके बाद शाम को एक गांव जिसका नाम मंगल था, गांव पहुंचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। कृषि यानी खेती, तो खेती से रिलेटेड ये फेस्टिवल है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वे धान रोपते हैं और फिर तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, प्लीज इसे अंडरलाइन कर लीजिए अपने बुक्स में। मैं इसे एक बार फिर से पढ़ देती हूँ कि असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। कितनी बार मनाया जाता है? 3 टाइम जाता है। कब कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं तब पहला बिहू मनाया जाता है। फिर दूसरा जब वे धान रोपते हैं यानी बीज से निकाल के जब धान होते हैं छोटे छोटे, तब उसे दूसरे जगह रोपते हैं तो उसे कहते हैं धान रोपना। तो उस टाइम पे मनाया जाता है। और फिर तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है, जब फसल काटने का टाइम होता है, तब तीसरी बार बिहू मनाया जाता है। तो बिहू 3 बार मनाया जाता है। एंजेला कार से उतरी। वहां आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हतप्रभ थी। हतप्रभ का मतलब होता है आश्चर्यचकित और प्रभावित दोनों साथ में। जब कोई व्यक्ति किसी बात से अचानक ही बहुत प्रभावित हो जाता है तो उसे हम हतप्रभ होना कहते हैं। तो एंजेला जब मंगल गांव पहुंची तो वहां का माहौल देखकर बहुत हतप्रभ थी। वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था, यानी कि स्टेज बनाया गया था। वह जगह लोगों से भरी हुई थी। एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों को पहले कभी नहीं। वहां खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो, या क्या वह उस वक्त किसी सपने की थी। बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एंजेला इतनी हतप्रभ थी, यानी कि इतनी ज्यादा प्रभावित थी, उसने ऐसा माहौल कभी देखा ही नहीं था पहले। तो उसे लग ही नहीं रहा था कि ये रियलिटी है। उसे लग रहा था कि कहीं मैं किसी सपनों की दुनिया में तो नहीं हूँ, या वो सोच रही थी कहीं मैं किसी टाइम मशीन में बैठ। तो उसने, क्योंकि उसने ये सब कभी नहीं देखा था, इसलिए उसे ऐसा फील हो रहा था। वह मंत्रमुग्ध होकर वहां लड़के लड़कियों को वसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी। मंत्रमुग्ध का मतलब होता है किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा ही आकर्षित हो जाना। तो एंजेला मंत्रमुग्ध होकर वहां लड़के लड़कियों को वसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते हुए देख रही थी। एंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे हैं और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी है। उसने नोटिस किया कि वहां पे जो जितने भी लड़के थे उन सभी ने वाद्य यंत्र ले रखे हैं
और लड़कियों ने सबने कॉमन सी ड्रेस पहनी है जो लाल और की हलचल उनका हिलता डुलता शरीर, हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती में, नृत्य में खोए हुए हैं। उसकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर वसंत के आगमन पर ऐसे ही। तो एंजेला उनके मस्ती भरे नृत्य को देखते हुए ये डिसाइड करती है कि अब से नेक्स्ट टाइम से बसंत ऋतु के आगमन पर मैं भी अपने घर में ऐसा ही। ये सब जो इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये ग्रुप बिहू नृत्य कर रहा है। सभी लड़कों के हाथ में कुछ न कुछ वाद्य यंत्र हैं और लड़कियां डांस कर रही है। उन्होंने रेड कलर का और बादामी कलर का साड़ी डिजाइन वाले लग रहे हैं और सब बहुत खुश लग रहे हैं, बहुत ही मस्ती से नृत्य, बिहू नृत्य। चलिए आगे पढ़ते हैं। बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ-साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। अचंभित का मतलब होता है अमेज्ड, मतलब शॉक्ड। तो बिहू नृत्य से और ये फेस्टिवल देख के एंजेला बहुत ही ज्यादा अमेज्ड थी और फिर उसके बाद उसके परिवार ने लजीज पकवानों का भी आनंद लिया। जब वे वापस लौटे तब माँ ने एंजेला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे अच्छा लगा कि इस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। उसने माँ से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं। माँ ने बताया पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को दुनिया में माँ ने बताया कि पूरी दुनिया में अलग-अलग संस्कृतियों में लोग जो हैं वो डांस और म्यूजिक के थ्रू ही अपनी फीलिंग्स को, अपने भावनाओं को व्यक्त होता है। खास तौर से भारत में बहुतायत ऐसा होता है, यानी कि बहुत आयात में, यानी बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में भारत में ऐसा ही होता है। लोग अपनी फीलिंग्स को डांस के थ्रू और म्यूजिक के थ्रू ही, संगीत के थ्रू ही बताते हैं। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। एंजेला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रहीं। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। तो वो डॉक्यूमेंट्रीज के लिए फैक्ट्स इकट्ठे कर रही थी और इंटरव्यूज ले रही थी। एंजेला ने काफी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहाँ सब कुछ कितना अलग था। उसे अपनी माँ अपनी फिल्मों से वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह हैं जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीजें एक साथ दिखाते हैं। तो एंजेला को ये फील हुआ कि लंदन के जीवन से यहाँ का जीवन, भारत का जीवन कितना अलग है और वो अपनी माँ पर गर्व करती है, प्राउड करती है कि मेरी माँ एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह है। बच्चों, यहाँ पर वैज्ञानिक कहानीकार क्यों कहा एंजेला ने? क्योंकि कहानीकार क्या होते हैं, वो काल्पनिक कहानियां बनाते हैं। लेकिन वैज्ञानिक कहानीकार इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी माँ जो थी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाती थी और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स काल्पनिक नहीं होती हैं, वो फैक्ट्स को बताती हैं। जिस तरह साइंटिस्ट, वैज्ञानिक फैक्ट्स बताते हैं, कुछ कल्पना नहीं करते, उसी तरह उसकी माँ भी फिल्म के थ्रू फैक्ट्स बताती थी। इसलिए उसे अपनी माँ पर बहुत। असम की अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए, जहां सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ है। वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे और सत्रिया नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। यानी कि सत्रिया नृत्य एक अलग नृत्य फॉर्म है, उसकी शूटिंग करने वाले थे, उसे रिकॉर्ड करने वाले थे। जब वे दक्षिणापथ सत्र पहुंचे, दक्षिणापथ सत्र एक सत्र का नाम है, यानी कि एक पीठ का नाम है। तो वहां उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई, जो असम की एक जानी मानी लेखिका है। रीना सेन असम की एक फेमस लेखिका है, राइटर है। उस हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। रीना आंटी की एक बिटिया थी, अनु। अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की ही उम्र 10 साल थी। दोनों ने अंग्रेजी में बात। क्योंकि एंजेला लंदन से आई है, इसलिए दोनों ने अंग्रेजी में पहले बातचीत शुरू की। अनु ने एंजेला को कुछ असमिया शब्द को एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे, जो थोड़े अलग तरह के थे। गुड़िया, लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बने घर। कितने अनोखे खिलौने! उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे।
तो यहाँ कह रही हैं लेखिका कि अनु जो है वो रीना सेन की जो बेटी है और एंजेला दोनों की और एंजेला को अनु के खिलौने बहुत पसंद आए क्योंकि एंजेला ने कभी ऐसे खिलौने नहीं देखे थे। गुड़िया, लकड़ी के बने खिलौने और नारियल की जटा से बने घर, ये सब एंजेला ने कभी लंदन में नहीं देखा था। और अनु का जो फेवरेट खिलौना था वो था लकड़ी से बना तीर कमान यानी कि धनुष, तीर और धनुष, जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लग रहा था। एंजेला उसकी विरोधी बनी थी, शक्तिशाली रावण। वे एक साथ खेल रहे थे, उस कूद फांद और लड़ाई का कोई अंत बता रहे हैं। तो एंजेला और अनु दोनों इतने खेलने में व्यस्त थे और उन्हें इतना मजा आ रहा था कि वे खेल खत्म करना ही नहीं चाहते थे। एंजेला और अनु ने देखा कि एलेसेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्म सा। वैष्णव मठ उस मठ का नाम है और सभागार का मतलब होता है बैठक, जहाँ युवा साधुओं। तो एंजेला और अनु ने देखा कि एलेसेंड्रा जो है वहां पर युवा साधुओं का फिल्मांकन इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि युवा साधु सत्रिय नृत्य परफॉर्म कर रहे हैं वैष्णव मठ की बैठक में, सभागार में। एंजेला आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या सत्रिय नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है। एंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे भी इन युवा साधुओं की तरह गा सकते, नृत्य कर सकते और छद्म युद्ध लड़ सकते। छद्म का मतलब युद्ध, तो छद्म युद्ध का मतलब हो गया झूठ में शता। माँ ने एंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को सत्रिय नृत्य सिखाने लगे। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया, लेकिन आधुनिक दौर में यानी कि मॉडर्न टाइम में महिला सत्रिय कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना अब आम बात हो गई है, यानी कि ये बहुत कॉमन हो गया है। पहले ये अनकॉमन था, कुछ साधु अगर ट्राई भी किए तो उन्हें मठों से निकाल दिया गया, लेकिन अब ये कॉमन सी बात है कि अब महिलाएं भी परफॉर्म करती हैं। मांगकर उस रात माँ महिला सत्रिय नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी। एंजेला बहुत उत्साहित थी, यानी कि बहुत एक्साइटेड थी। उसने रीना आंटी से आग्रह किया कि वे अनु को भी सत्रिय नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दें। आग्रह किया मतलब रिक्वेस्ट किया, तो उसने रीना आंटी से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप अनु को भी मेरे साथ महिला नृत्य देखने के लिए आने दें। आंटी ने स्वीकृति दे दी, यानी परमिशन दे दी। उस रात अनु और एंजेला सत्रिय नृत्य देखने गए, जिसमें भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों जय विजय की कहानी थी। द्वारपाल यानी कि द्वार के रक्षक, जय विजय, विष्णु, भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल जय और विजय थे, तो उनकी कहानी बताई गई थी। पर्दा उठा और एंजेला ने देखा कि सफेद पगड़ीनुमा टोपी में 2 महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही थी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने कई बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। वे ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु की नींद जब टूटी, तब उन्हें अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने वचन दिया कि वे जय और विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। बाद में जय और विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। बच्चों, क्या आपने जय विजय की ये स्टोरी सुनी है? अगर नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी मम्मी या दादी से ये स्टोरी जरूर सुने। आपको पता है कि जय और विजय 3 जन्मों तक असुर के रूप में इस धरती पर जन्म लिए थे। पहले जन्म में वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में पैदा हुए थे, जिसे भगवान वाराह और नरसिंह ने मार डाला था। दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए थे, जिन्हें भगवान राम ने मारा था। और तीसरे जन्म में वे शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में पैदा हुए थे, जिन्हें भगवान कृष्ण ने मारा था। और अंत में फिर से वैकुंठ लौट गए और बाद में दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एंजेला को यह कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी।
सत्रिया महिला नृत्यांगनाओं ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षण प्रदर्शित किया कि एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति सत्रिया नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से भी बेहतर थी। तो महिला सत्रिया नृत्यांगनाओं ने जिस तरह से नृत्य किया, वो एंजेला को बहुत अच्छा लगा और उसे लगा कि इनकी जो प्रस्तुति थी, इनकी जो नृत्य कला है, वो सुबह जो हमने देखी थी पुरुषों की कला, उससे बहुत अच्छी थी, बेहतर थी। इसके बाद इसके बाद के दिनों में अनु और एंजेला के ख्यालों में बस सत्रिया नृत्य ही घूम रहा था। उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते कर आई। एलेसेंड्रा बच्चों की इस उत्सुकता को समझ गई और वे उन्हें सत्रिय कलाकारों के होने वाले साक्षात्कार में साथ लेकर गई। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। एंजेला और अनु बहुत खुश थीं। उन नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे। वे लड़कियों को सत्रिया और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थीं। यानी कि प्रिया और रीता नामक जो नृत्यांगनाएं थी, वे बाकी लड़कियों को मुद्राएं और बारीकियां सत्रिय डांस की सिखा रही थीं। एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी। वापस लौटने के बाद भी वह चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती रही। मतलब कि वो लोग इतनी एक्साइटेड थी और इतनी खुश थी कि हर टाइम बस वही नृत्य करती थी। वापस लंदन जाने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी। पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही, रंग बिरंगा सत्रिया और आनंदित याद करती थी। एंजेला वापस लंदन जाने के बाद यहाँ की गई रिकॉर्डिंग्स को देखती थी और असम में बिताए हुए अपने पलों को याद करती थी। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई और उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए असमी नृत्य पर एक प्रोग्राम तैयार किया। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया। उसके सहपाठियों को और शिक्षकों को यह बहुत पसंद आया। सहपाठी मतलब क्लासमेट, तो उसके क्लासमेट्स को और टीचर्स को बहुत पसंद आया ये प्रोग्राम। एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी कि वह असम के खूबसूरत नृत्यों की झलक उन सभी को दिखा पाई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। माँ को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वे कोई फिल्म बनाती होंगी। अब एंजेला के पास अपने लिए असम के नृत्यों, बिहू और सत्रिया के साथ अपना खुद का मनोरंजन था। एंजेला ने जब ये प्रोग्राम दिखाया सबको, तो उसे बहुत अच्छा लगा और वो सोच रही थी कि माँ को भी हर बार ऐसा ही लगता होगा, इतना ही अच्छा लगता होगा जब भी वो कोई फिल्म बनाती होगी। इस कहानी की लेखिका हैं जया मेहता और अनुवादक यानी कि जिसने ट्रांसलेट किया है वो है शिवेंद्र कुमार सिंह। चलिए इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। लेखिका हैं जया मेहता, एक नृत्यांगना है यानी कि डांसर है, लेखिका है, ऑथर है, शिक्षिका है, टीचर हैं और आप जैसे बच्चों की मित्र भी हैं। इसलिए तो वे इतनी सरलता से यानी कि इतनी इजीली आपके लिए भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों को शब्दों में पिरो लेती हैं। इनका जन्म 1977 यानी कि 1977 में हुआ। यह पाठ उनकी भारतीय नृत्यों से जुड़ी एक पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद शिवेंद्र कुमार चित्रांकन सुरुबा नतालिया ने किया है। जया मेहता स्वयं भी ओडिसी नृत्य में पारंगत है और कई वर्षों से देश विदेश में नृत्य प्रस्तुतियां दे रही हैं। तो बच्चों, ओडिसी नृत्य उड़ीसा का नृत्य है और जया मेहता जी जो हैं वो ओडिसी नृत्य में देश में और विदेशों में, और वे कई सालों से देश में और विदेशों में स्टेज पे ये नृत्य परफॉर्म कर रही हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर पसंद आया हो। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।